तो निज़ामुल मल्क को मोहन शाह रंगीला कहता है कि जी आप समझौता वार्ता के लिए जाइए। वो जाता है और 50 लाख में सौदा तय हो जाता है कि नादिर शाह को 50 लाख देगा, जिसमें से 20 लाख अभी देगा। 1 करोड़ तो तैयारियों में लगा दिए थे जी उन्होंने। हाँ, 50 लाख पे नादिर शाह मान जाता है कि जी 20 लाख यहाँ दे दो, 20 लाख लाहौर में मैं जब पहुँचता हूँ वहाँ देना, और 10 लाख जब मैं अटक को मैं सिंधु दरिया को क्रॉस करूँगा तो वहाँ पे दीजिएगा। फैसला हो जाता। ये बात सादत खान को अच्छी नहीं लगती। वो रात को पहुँच जाता है नादिर शाह के पास कि साहब क्या बात कर रहे हो आप 50 लाख में, यहाँ तो 50 करोड़ की बात करो आप। और नादिर शाह अपना इरादा बदल देता है। वो कहता है चलो हम दिल्ली चलेंगे। तो ये दिल्ली आ जाता है। नादिर शाह देश का बादशाह डिक्लेयर हो जाता है। उस टाइम डिक्लेयर होने का ढंग होता था कि जो जुम्मे की नमाज जो होती थी, शुक्रवार की नमाज, उसमें खुतबा पढ़ा जाता था कि भाई ये किसका राज है। अच्छा। तो उसके अंदर बादशाह का नाम लिया जाता था। तो वहाँ पे खुतबा जब दिल्ली की जामा मस्जिद में पढ़ा गया, वो नादिर शाह के नाम पे पढ़ा गया। जो उनकी टकसाल थी उसके अंदर नादिर शाह के नाम से सिक्के जारी हो गए। और नादिर शाह लाल किले के अंदर जो दीवान ख़ास है उसके अंदर वो खुद रहने लगा, और मोहम्मद शाह रंगीला को जाके रहना शुरू करना पड़ा। असाड बुर्ज करके एक है उधर जिससे यमुना दिखती है, यमुना की तरफ वाली दीवार पे, वहाँ जाके ये रहा। जो ये लाल किले के अंदर हाँ 2 महीने रहता है वो लाल किले के अंदर, लगभग 57 दिन रहता नहीं है। अपने लड़के की एक मुग़ल राजकुमारी से शादी कराता है। खुद मुग़लों ने एक बड़ा, जो आज के दिन भी हमारे समाज में आपको दिखता होगा, एक बड़ा ढकोसला बना दिया था कि परिवार की इज़्ज़त, आदमी की इज़्ज़त औरत की चेस्टिटी पे है जी। अब ये चेस्टिटी का मतलब था कि इसको इतना दर्जा दिया कि भाई वो उनके ऊपर जो पहरे लगते थे, जहाँ पे उनकी बेगमें रहती थी, वो हिजड़ों के लगते थे जी। उसके अंदर कोई जा नहीं सकता था उनके अलावा। अब हालत ये आ गई कि नादिर शाह उस मोहम्मद शाह रंगीला के हरम में जाता, सिलेक्ट करता, और शाम को मतलब एक तरह से उन्होंने जो अपनी इज्जत का सबसे बड़ा पैमाना बनाया हुआ था उसको नादिर शाह ने तहस नहस कर दिया। ये हालत 1738 में हो गई थी मुग़ल बादशाह की। और उसी दौरान उसके सैनिकों का, जैसे हमें पता ही है कि उन्होंने दुर्व्यवहार किया था कुछ बाज़ार में लोगों से, लोगों ने उसके खिलाफ़ उनके ऊपर हमला किया था, तो उसके बदले में उसने नरसंहार कराया था नादिर शाह ने। और कोई 6 घंटे वो नरसंहार चला था, जिसके अंदर लगभग कुछ राइटर कहते हैं 1 लाख से ज़्यादा मरे, कुछ कहते हैं 20,000। दिल्ली में सर? हाँ, जादूनाथ सरकार जो है, जो ठीक से एक बैलेंस्ड इतिहासकार हैं, वो कहते हैं लगभग 30,000 लोग आम सिविलियन को मारा गया था उस नरसंहार में। ना सिर्फ वो हुआ, उसके बाद उसने पूरे दिल्ली को 3 हिस्सों में बांट दिया और तीनों की जिम्मेवारी दे दी। एक की निज़ामुल मुल्क को, एक की बुरहानुल मुल्क को, मतलब उसके जो दरबारी थे मोहम्मद शाह के, और उनसे बोला कि तुम सारे 1-1 करोड़ रुपया इकट्ठा करके लाओ। मोहम्मद शाह रंगीला से उसका खुद का ख़जाना था, उससे उसने कोहिनूर और दरियाए नूर नाम के हीरे और जो मयूर सिंहासन जिसको कहते हैं, पीकॉक थ्रोन, वो ये सारी चीज़ें वो लेके गया। वो लेके इतना जा रहा था कि लगभग 1200 के आसपास तो बैलगाड़ियाँ थी, 700 के आसपास इतना सामान लेके जा, इतना लूट लेके जा। क्या है कि हर एक सैनिक जो अपने हाथ में लेके जा रहा है वो अलग है, उस सैनिक का हिस्सा अलग है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नादिर शाह के हिस्से की। तो जो 50 लाख में मान रहा था जी वो नादिर शाह यहाँ से लेके चलता है लगभग 15 करोड़ रुपए। वो उसका
पैसा इतना था कि उसने ईरान में वापस जाके अगले 3 साल का जो टैक्स था वो ईरानियों पे वो माफ़ कर दिया। अगले 3 साल तक उसकी सरकार ने ईरान में कोई टैक्स नहीं लिया। कहता है मेरा काम पूरा हो रहा है। इतना पैसा वो यहाँ से लेके चला। खैर वो सारा तो उसके साथ नहीं गया, उसके साथ कुछ लूट भी हुई ना सर हरियाणा क्षेत्र में। हाँ, तो वो चलता है यहाँ से लगभग मेरे ख्याल में 17 फरवरी के आसपास, 17 मई के आसपास वो शालीमार बाग जो एरिया है दिल्ली का, यहाँ से शुरू करता है और बवाना सोनीपत होते हुए पानीपत निकलता है। तो इस पूरे इलाके में बवाना से और पानीपत के बीच में हमारे पूर्वजों ने उसके कैरवैन को लूटा। अच्छा जी। हाँ, इतना लूटा कि जैसलमेर वगैरह के राज्य में बाद में जो सिक्के थे, नादिरशाही सिक्के, वो उनकी राजकीय मुद्रा बन गए थे। अच्छा जी। मतलब वो व्यापार में आ गया भाई, चाहे वो सिक्के पे नाम किसी का हो, असलियत में तो सोना या चांदी होता था, चांदी था जी। तो उसका तो वजन के मुताबिक भाव बनता है। इतना सोना अपने हरियाणा के लोगों ने लूट लिया जिससे। बिल्कुल लूटा। तो नादिर शाह तो कंगाल बना के छोड़ दिया जी इन्होंने। फिर भी वो इतना ले गया कि वहाँ जाके उसने 3 साल तक कर्ज माफ़ कर, वो टैक्स माफ़ कर दिया। पर हाँ, लूटा उसका बहुत, यहाँ पे लोगों ने बहुत लूटा उसको। यहाँ से फिर वो उसने इसी जो रास्ते में चलते हुए लूट से बचने के लिए फिर अपना रास्ता बदल दिया कि वो जिस रास्ते से आया था लाहौर से सिरहिंद होते हुए, उसके बजाय वो फिर शिवालिक पहाड़ियों में चला गया और वहाँ से पहाड़ियों के साथ साथ होते हुए वो जाके निकलता है जम्मू में। अच्छा। इसलिए पंजाब के इतिहास में नादिर शाह का कोई जिक्र नहीं आएगा, जो आएगा वो झूठा है। अच्छा। क्योंकि वापसी में वो पंजाब प्रॉपर में नहीं जाता है। तो बाद में वो कहानियाँ, कई बार इतिहास बड़ा अजीब सी बात है, क्योंकि 1858 से लेके 1966 तक हरियाणा जो था पंजाब का हिस्सा था, तो उस दौरान जो भी इतिहास लिखा गया है उसमें हरियाणा और पंजाब को इकट्ठा जोड़ दिया जाता। लेकिन ये था कि उसके साथ जो भी लूट हुई, नादिर शाह को जो भी लूटा गया, वो पानीपत सोनीपत के एरिया में लूटा गया। तो क्या तरीका था सर, कैसे लूटा उसको? जैसे उसके काफिला जा रहा है, उसमें कैसे सेंध लगा देते थे ये लोग? देखो, आप यूँ देखो ना कि 55,000 उसके सैनिक थे और 1 लाख उसके पीछे कैंप फॉलोअर थे। अब वो जब वापस जा रहा है तो यहाँ से उसने और भी कारीगर वगैरह भी साथ कर लिए थे। उसने कुछ सुनार उनार भी लिए थे ना? हाँ हाँ, हर किस्म के सुनार, लोहार। ये जो आज के दिन बात होती है कि फलानी जगह से भारत में आर्किटेक्चर आया, वास्तुकला आई, बकवास है। यहाँ से उल्टा गया है। काबुल में जो भी बना मुगल साम्राज्य के समय में, औरंगजेब वगैरह की बनाई हुई बिल्डिंग है, वो सारी भारत के नागरिक कारीगरों की बनाई है। इसी तरह ये लेके गया था कि मैं ईरान में जाके एक दिल्ली जैसा शहर बनाऊं। तो ये जो कारवान होते थे ये मीलों तक फैल जाते थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि तो जिस गांव से गुजरा उसमें बीच में अपने रात को उनको रुकना ही है। हर जगह तो सैनिक पहरा दिए नहीं रह सकता, सैनिक को भी सोना है, आराम भी करना है। तो उनको जहाँ भी मौका मिला कर दिया रात को हमला। और इसलिए जाटों को लुटेरा कहा है, क्या है क्या कि इन्होंने लुटेरों को लूटते रही है। हाँ, तो अब लुटेरे को लूटना तो कोई गलत बात नहीं है। देखो, अंग्रेज़ ने एक बड़ी बात कहते थे, वो रेवेन्यू के बारे में कहते थे। मेटकाफ नाम के एक अंग्रेज़ हुए हैं, वो कहते थे अगर जाट किसान लगान देने से मना कर रहा है तो लगान ज़्यादा है। अच्छा जी। हाँ, ये बात उसने एक वो स्टैंडर्ड बना दिया था कि ये तभी तुम्हारे से उल्टा बोलता है जब ज़्यादा हो जाता है। इसको भी अंदाज़ा है कि भाई चौथाई तो इसको देना है और ये दे देगा, उससे ज़्यादा जाता है तो ये झगड़ा करता है। तो भाई ये बात पहले भी लागू थी, जब तक जो शासक था वो ठीक व्यवहार करता था, ये भी ठीक व्यवहार करते थे। सर, जैसे नादिर शाह यहाँ से लूट मार करके चला गया तो फिर वापसी में फिर रंगीला का शासन हो गया दोबारा? हाँ, वो इसको वापस बादशाह बना के गया। अच्छा। उससे पहले उसने इसके मतलब वो इसकी जो सेवाएं थी उनसे खुश होके गए। हाँ, जो मुगलों का सबसे बड़ा एक वो था, हर चीज़ उसने एक तरह से इनका जो वो कहते हैं ना मॉरल अथॉरिटी, इनकी बेटियों को भी साथ लेके गया वो बहुएं बना के अपने बेटे की शादी कराई। एक तो मुजफ्फर खान के हैरम को तो जैसे मैंने बताया ही, इसके पास उसकी चाबी थी। मतलब इनका जो मॉरल
ग्राउंड था मुगल डिनेस्टी का, वो 1738 में गवर्न करने का ख़त्म हो गया था। अच्छा, तो फिर ये कब तक करते रहे सर? ये रंगीला कब तक शासन करता रहा वहाँ पे? रंगीला रहा, काफ़ी दिन रहा ये। और टैक्स भी आता रहा, लोग इसको टैक्स भी देते रहे ऐसे अयोग्य शासक को? हाँ, आता रहता था, उतना तो नहीं। जैसे अपने इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ से जब अगर आप अकबर के समय की बात करें तो उस समय लगभग 1 लाख रुपए का टैक्स यहाँ से जाता था, लगान, जो घट के मोहम्मद शाह रंगीला वगैरह के समय में रह गया था 20 से 24 हज़ार रुपये। मतलब कोई बड़े बड़े चौधरी देते थे बस, जो फंस जाता था दे देता था, नहीं तो नहीं दिया। उस टाइम तक फिर ये भी आ गए थे, मराठे भी आ गए थे, सिख भी हो गए थे, तो काफ़ी अफरा तफरी हो रखी थी जी। तो ये अफरा तफरी कब थमी सर? अंग्रेज़ों के आने पे 1803 में। 1803 में एकदम से नहीं थमी। आप अगर अपने हरियाणा का असली इतिहास देखो तो 1803 से लेके और 1820 तक का जी, आपको बहुत सी लड़ाइयाँ मिलेंगी। अंग्रेज़ पूरे दस्ते भेजते थे एरिया को कंट्रोल करने के लिए। एक दस्ता, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, 1809 में चलता है वो अगस्त के महीने में दिल्ली से जी। उसका पहला मुकाबला होता है डीगल में, उसके बाद उसका मुकाबला होता है बेरी में, उसके बाद उसका मुकाबला होता है भिवानी में। तो ये 1809 की बात है। इन लड़ाइयों पे हम अगली किस्तों में चर्चा करेंगे सर। शुक्रिया सर बात।